जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है पंच महायोग। 5 महायोग जो गुरु, शुक्र, शनि, मंगल और बुध से बनते हैं। तो इन 5 महायोगों का किस तरह से प्रभाव होता है, उसको जन्म कुंडली में लगा कि नहीं लगा, कैसे देखते हैं, तो बहुत आसान या सिंपल विधि से बताता हूँ। ये कोई नई विधि नहीं है, सब ऐसे ही बताते हैं, फिर भी मैंने प्रयास किया है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली लेनी है और उसमें देखना है, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स में सिखाऊंगा कि कैसे देखना है। यहाँ एक बात समझिए, जो एग्जाम्पल में आगे अभी मैं बताऊंगा वो तो डिटेल में है ही, पर पहले जानते हैं कि इन राजयोगों का अर्थ, फल क्या प्राप्त होता है। तो जो ग्रह भी अपने राजयोग का निर्माण करता है वो अपने फल के कारकत्व, जो कुछ भी उसके करने की सामर्थ्य तय की गई है, का मैक्सिमम परिणाम देता है। जैसे गुरु के अच्छे होने पर आपकी कुंडली में न्याय करने की प्रवृत्ति, ज्ञानी होने की प्रवृत्ति, टीचर होने का योग, समझाने का योग अपने आप अच्छा आ जाएगा। आपका चित्त शांत होगा, व्यवहार कुशलता आपकी अच्छी होगी, आप किसी भी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने के मास्टर समझे जाएंगे। तो ये हंस महायोग का बड़ा अच्छा फल प्राप्त होता है। और भी हैं, लेकिन ये मुख्य उसका अर्थ है। मालव्य महायोग शुक्र से बनता है। अब जब मालव्य महायोग बनेगा तो क्या होगा, हर वो चीज जिसे हम संपदा कहते हैं, ऐश्वर्य कहते हैं, लग्जरी कहते हैं, आनंद कहते हैं की प्राप्ति, आमोद विनोद, हंसना खेलना, यात्राएं, घूमना फिरना, बढ़िया पहनना ओढ़ना, अच्छा खाना, अच्छे मकान, अच्छे वाहन, हर वो चीज ऐसे समझ लीजिए जो रुपयों से खरीदी जा रही है या जिसका हंसने बोलने आनंद से और वैवाहिक जीवन की सफलता से लेना देना है, वो सभी गुण आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हंस महायोग बहुत बड़ा राजयोग होता है। अब बात करते हैं रुचक महायोग की। रुचक महायोग मंगल से बनता है। अब मंगल क्या है, कठोर ग्रह है, सख्त ग्रह है। तो जैसे पुलिस ऑफिसर, आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, इस तरह का थोड़े ऊंचे और पतले शरीर के होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, मर्दाना चेहरा, एकदम सख्त चेहरा होता है, डिसिप्लिन उनको विशेष प्रिय होता है, और आग्नेय हथियार यानी कि गन, बंदूक, इन सब चीज़ों के वो बड़े प्रिय समझे जाते हैं। मार्गदर्शक होते हैं, कानून का पालन करने और करवाने वाले समझे जाते हैं। तो ये हुआ मंगल का। हर वो चीज़ जो प्रॉपर्टी है, दलाली है, खरीदना बेचना, इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं जिसमें कमीशन मिल सकता है, वो उन सब कामों के भी वो श्रेष्ठ समझे जाते हैं। शनि का राजयोग होता है शशक महायोग। शनि जमीन से जुड़ा हुई चीज़ों की बात करता है, या ऐसी जिसमें लेबर वर्क है, हाथ से काम करना है, हर तरह का डिजाइनिंग का काम, हर तरह का लिखने पढ़ने वाला काम, जैसे अकाउंट्स का सारा काम, जमीन से मिलने वाली हर चीज, चाहे आप खेती कहिए, माइनिंग कहिए, पत्थर की बात कीजिए, मेटल की बात कीजिए, पेट्रोलियम की बात कीजिए, ऑयल्स, ग्रीस, पेट्रोलियम, ट्रक, ट्रांसपोर्टेशन, सारे कामों को शनि कंट्रोल करता है। अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में होगा तो इन्हीं सभी विषयों से संबंधित आपको फल देगा। पर शनि स्वभाव से थोड़ा क्रूर, थोड़ा बुरा ग्रह समझा जाता है। तो थोड़े दुष्ट होते हैं, थोड़े आलसी होते हैं, दूसरों से काम लेना बड़ा पसंद करते हैं, खुद उतना नहीं करते, लेकिन बॉस होते हैं। आमतौर पर ऑफिस के बॉस, श्रूड बॉस जिसे कहते हैं, सड़ा हुआ बॉस, ऐसे होते हैं। कमियां ज़्यादा ढूंढना, आमतौर पर किसी नगर के या गांव के प्रधान होते हैं, ऑफिस में आमतौर पर ऑफिस के हेड होते हैं। तो इस तरह की ऊंचाइयां उन्हें प्राप्त होती हैं। तो अब जो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ये एग्जाम्पल एग्जैक्ट जन्म कुंडली नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने 3 डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास किया है कि राजयोग कैसे देखना है कि बन रहा है या नहीं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि कैसे राजयोग बनेगा। ये 1 नंबर है जहां पर लिखा है मंगल। हमारी लिस्ट क्या है, ये रही। मंगल को हमने देखा, अगर वो 1 और 8 नंबर पे या 10 नंबर पे हो तो वो अपना राजयोग बनाएगा, क्योंकि मंगल 1 नंबर पे है और हमारे केंद्र कौन से हैं, ये चारों ग्रह, और किसी में भी ये बात वैलिड नहीं है।
तो निश्चित रूप से यहाँ मंगल के 1 नंबर पे होने और केंद्र में होने, केवल 2 ही कंडीशंस हैं। मंगल का राजयोग बना जिसका नाम है रोचक महायोग। यहाँ पर गुरु 4 नंबर पे हैं, ये देखो गुरु 4 नंबर, अगर इनकी डिग्री 5 है या 5 से कम है, 0 से 5 के बीच, तो गुरु का हंस महायोग भी बनेगा। यहाँ है 7 नंबर जहाँ लिखा है शुक्र, शुक्र को 2 या 7 पर होना चाहिए या 12 पे, वो मैथ के 7 नंबर पे यहाँ दिखाया जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर शुक्र का राजयोग बन गया। कल्पना कर लीजिए यहाँ पर आपका गुरु होता तो ये गुरु का राजयोग नहीं माना जाएगा क्योंकि वो केंद्र में नहीं है। यहाँ पर अगर शनि होता तब भी वो राजयोग नहीं माना जाएगा क्योंकि वो केंद्र में नहीं है। और देखते हैं इसी बात को और एक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये 2 नंबर है। अब ये देखिए और है शुक्र, शुक्र को 2 और 7 पे होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा सोचना ही नहीं। तो ये शुक्र का राजयोग बना। मंगल 8 नंबर पे है, मंगल 1, 8 या 10 पर होता तो राजयोग बनता, ये राजयोग बन गया। शनि 11 नंबर पे है, शनि 10 या 11 या 7 पर होता, 11 पर है, राजयोग बना क्योंकि ये केंद्रों में है, इन 4 घरों में है। यहाँ पर गुरु, यहाँ पर शुक्र स्वग्रही, यहाँ बुध, यहाँ पर शनि, यहाँ पर गुरु, यहाँ मंगल, यहाँ बुध होने पर राजयोग नहीं बनेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ लेते हैं। 3 नंबर और यहाँ लिखा है बुध, बुध 3 और 6 पर होगा तो राजयोग माना जाएगा, बन गया। 6 नंबर पे देखो बुध 3 या 6 पर होगा तो राजयोग हो गया। गुरु 9 नंबर पे, गुरु 9 या 12 पे होगा तो 9 पर भी है, 12 पर भी है। अब शुक्र पे ध्यान दीजिए, शुक्र 2, 7 या 12, अगर 12 पे है तो अपनी ये जो सर्किल हैं ये उच्च राशि को बिलोंग करते हैं कि ये इनकी उच्च राशियां हैं और ये उच्च डिग्रियां, तो 27 डिग्री तक अगर है तो शुक्र का भी राजयोग बना तो केंद्र में होना ही चाहिए। तो कुल 2 बातें हमें समझ आई कि अगर राजयोग बनाना है तो उस ग्रह को केंद्र में होना चाहिए, जो 5 बड़े राजयोग बनेंगे केंद्र में, और स्वग्रही की राशियां फिक्स हैं जो आपको दिखाई गई हैं, पहले भी दोबारा देख लो। और उच्च राशि गुरु की है 4, शनि की है 7 तुला, बुध की उच्च राशि यही होती है 15 डिग्री तक जो स्वराशि है, मंगल की मकर, शुक्र की मीन, पर इनमें डिग्रियां फिक्स हैं 0 से 27, 0 से 28, 0 से 20, 0 से 5। इसके ज़्यादा अगर डिग्री होगी तो उच्च राशि से बनने वाला राजयोग नहीं बनेगा। अभी तक आपने ये सीख लिया जो बड़ा आसान था कि कब कब राजयोग बनता है या किस तरह से बनता है। अब हमें जो चीज़ सीखनी है वो ये कि राजयोग के बनने के बाद भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे वो राजयोग का उतना प्रभाव प्राप्त नहीं होता जितना हम उससे उम्मीद करते हैं, और कई बार बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता अगर कंडीशन 1 से ज़्यादा लग जाए। तो क्या कंडीशंस हैं? उस ग्रह को अस्त नहीं होना चाहिए, ग्रह को नवांश में अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए, ये भी खराब कंडीशन है। ग्रह को नवांश कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में भी नहीं होना चाहिए, तीसरी कंडीशन। चौथा, ग्रह को संधि में नहीं होना चाहिए, यानी उसकी डिग्रियां और भाव संधि की डिग्रियां बिल्कुल आसपास होंगी तो भी वो ग्रह सुफल नहीं देगा। ग्रह को चलित कुंडली में भाव परिवर्तन नहीं करना चाहिए, इससे भी उसका लाभ नहीं होगा। और लग्न दोष, आपकी लगन भी मजबूत होनी चाहिए तभी उसका अच्छा श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। ये वो सारी कंडीशंस हैं, इसे आपको समझना है, इसे आपको ध्यान से देखना है। मैं एक एक करके सारे एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा जिससे कि ये बात समझना आपके लिए सहज हो जाएगी। इस पहले एग्जाम्पल में देखिए कि ग्रह अगर अस्त है तो इसी एक ही एग्जाम्पल में अस्त और चलित में भाव परिवर्तन दोनों विषय बताए गए हैं। इसको जरा सा ध्यान से देखना है। कौन से 2 टॉपिक? कि ग्रह अस्त होगा तो भी सुफल नहीं देगा और ग्रह अगर भाव परिवर्तन कर देगा तब भी सुफल
नहीं देगा। इस एग्जाम्पल को देख के समझिए। ये एक जन्म कुंडली है 16 दिसंबर 1995, 7:30 साय मेरठ। अब इस कुंडली में देखना है कि कोई राजयोग बनता है क्या। हमारी जो लिस्ट है वो ये रही। केंद्र में पहला घर खाली है, दूसरे में चंद्र, चंद्र से राजयोग नहीं बनता। यहाँ 9 नंबर, अब 9 नंबर पर है गुरु। ये देखिए 9 नंबर पर गुरु, तो गुरु का राजयोग बना। शुक्र के होने से नहीं बना, मंगल से नहीं बना, बुध से, सूर्य से नहीं बना। यहाँ शनि स्वग्रही है, पर ये क्योंकि केंद्र से बाहर है तो राजयोग नहीं बना। तो पहली कंडीशन तो ये बड़े आराम से क्लियर हो गई कि यहाँ कन्फर्म बृहस्पति का राजयोग हंस महायोग बन गया। अब देखना है कि क्या होता है। ये जन्म कुंडली है जिसे जर्नली D1 कहते हैं। ये नवांश कुंडली है, जर्नली इसे D9 कहते हैं। ये चलित कुंडली है। जो बृहस्पति यहाँ पर स्वग्रही है, नवांश में उसकी स्थिति कहाँ है, ये रही, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन चलित कुंडली में वो इस भाव से इस भाव में आ गया। देखिए यहाँ पर है, इस भाव में आ गया, तो इसे हम कहते हैं चलित में शिफ्ट होना। तो ये चलित में अपने भाव से हट गया, तो इसके कारण ये पहला दोष है। इसके कारण ये उतना शुभ प्रभाव नहीं देगा जितना हमें लगता है। दूसरी बात, बृहस्पति सूर्य के साथ हैं और नवांश में भी साथ हैं, तो इनका डिग्री डिफरेंस 4 से निश्चित रूप से कम है, 3 डिग्री 20 मिनट से कम है। ऐसी सूरत में बृहस्पति अस्त हो गया, तो इस कारण ये दूसरी वजह, इसी जन्म कुंडली में ये दूसरी वजह है कि ये बृहस्पति का हंस महायोग बनने के बाद भी अपना इतना शुभ फल नहीं देगा जितना उम्मीद की जाती है। तो क्या 2 रूल इसमें लागू हुए। पहला, चलित में हट गया, नहीं हटना चाहिए था, और अस्त हो गया, नहीं होना चाहिए था। इस एग्जाम्पल में ये चीज दिखाई गई है कि ग्रह की डिग्रियां अगर हद से ज्यादा हों, जैसे 28, 29 या 30 लगभग पूरी, यानी 30 तो पूरी नहीं होगी लेकिन 29.59, और प्रारंभिक डिग्री 0 से लेके 3 तक, तो भी वो ग्रह 0 से 3 तक होने पर बाल्यावस्था में, और 28, 29, 30 डिग्री के आसपास होने पर उसे वृद्ध अवस्था का गिना जाता है। तो ऐसी सूरत में भी उसका उतना अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। पहला तो डिग्री, अगर वही ग्रह नवांश में नीच राशि में चला जाए तो अभी उसका कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता। कि 19 जून 1980 दोपहर रात्रि के 11:42 दिल्ली का ये बर्थ है। तो वैसे तो आप समझ ही गए, फिर भी इसको रख लेते हैं। पहला घर खाली है केंद्र का, दूसरे में है शुक्र, और शुक्र 2 या 7 पर हो तो राजयोग बनाएगा, बन गया, ठीक है। यहाँ गुरु है 5 नंबर, लेकिन गुरु 9 और 12 में होना चाहिए था। मंगल 1 और 8 में होना चाहिए था। शनि 10 और 11, तो केवल एक राजयोग का निर्माण हुआ, उसका नाम है शुक्र। तो ये कंफर्म हो गया कि शुक्र का राजयोग बन गया। अब ये क्या था, D1 या जन्म कुंडली, ये है D9 या नवांश कुंडली, इसे चलित कहते हैं। नवांश कुंडली में जब हमने शुक्र की स्थिति को देखा तो वो अपनी नीच राशि में चला गया। जब 12 नंबर पे मीन में उच्च का होगा तो कन्या में 27 डिग्री तक वो नीच का गिना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो ये शुक्र की पोजीशन थी ये तो राजयोग बनाती है, पर नवांश में वो अपनी नीच राशि में चला गया है, तो ये प्लस पॉइंट नहीं है। तो एक तो ये इसमें खराबी हुई, जो दिक्कत आई। दूसरा, अगर हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री के एंगल से भी देखते हैं, तो यहाँ पर शुक्र 28 डिग्री का है। अब रूल ये कहता है कि 28, 29 और 30 डिग्री, आखिरी के 3 और प्रारंभ की 3 डिग्री वाला ग्रह वीक समझा जाता है। तो यहाँ 2 कंडीशन लागू हुई। पहला कि डिग्रियों के हिसाब से ये ग्रह वृद्ध है, इसकी डिग्रियां बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, नवांश में वो अपनी नीच राशि में चला गया, तो राजयोग का निर्माण तो हुआ
पर उसका उतना अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होगा जितना कि हम उससे उम्मीद कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में बताने का प्रयास किया है कि अगर राजयोग बना रहे ग्रह नवांश में छठे, आठवें, 12वें भाव में चले जाएं तो भी उनका प्रभाव उतना नहीं आता जितना हम उम्मीद करते हैं। इससे स्लाइट चेंज हो जाता है, हल्का सा कम हो जाता है और उतना शुभ फल प्राप्त नहीं होता। ग्रह अगर नवांश में मजबूत स्थिति में है तो स्थितियां उतनी खराब नहीं होती, पर वो नवांश में शत्रु राशि में भी हो और छठे, आठवें, 12वें चले जाएं तो निश्चित रूप से उनका बहुत बुरा प्रभाव होता है। इसे एग्जाम्पल में देखिए आप। 18 अक्टूबर 1963 सुबह 10:54 और ये रानाघाट वेस्ट बंगाल की कुंडली है। इस कुंडली में दो दो राजयोग बन रहे हैं, देखते हैं कैसे। केंद्र में पहला ग्रह केतु है, केतु से राजयोग नहीं माना जाता, राहु से भी नहीं। गुरु 12 नंबर मीन पर बैठा है, गुरु 9 या 12 पर होता तो राजयोग बनेगा, बन गया। बुध 6 नंबर पे बैठा है, बुध 3 या 6 पर होता तो राजयोग बन गया। तो पहली बात तो ये इजी हो गई कि जन्म कुंडली में आपको D1 में देखना है तो ये राजयोग बन गया। ठीक, अब देखना है कि ऑन दी होल इसकी स्थितियां क्या हैं। अब नवांश कुंडली में जब हम गए तो ये गुरु नवांश में छठे भाव में अपनी स्वराशि में, ये स्थिति बहुत अच्छी है। एक बात, अब इधर बुध को देखा तो ये 12वें घर में है अपनी स्वराशि में, लेकिन रूल ये समझिए कि छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में जब ग्रह नवांश में जाएगा तो उसकी शुभता उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी अच्छी दिखाई देती है। तो ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि राजयोग तो हैं, इसका प्रभाव भी होगा, पर कंपैरेटिवली उसके परिणाम कुछ कम देखने में आएंगे क्योंकि वो छठे, 8वें, 12वें भाव में गए हैं। अब यहाँ तो ये स्वग्रही होकर के आए हैं, अच्छी बात है। अगर ये स्वग्रही नहीं होते तो और शत्रु राशि में या खराब राशि में होते तो परिणाम उत्तरोत्तर और खराब होता। एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास किया है कि राजयोग तो बना और बहुत बढ़िया बना, अगर उस राजयोग बनाने वाले ग्रह पर शत्रु ग्रहों की या पापी ग्रहों की दृष्टियां पड़ेंगी, शुभ ग्रहों की दृष्टियां नहीं पड़ेंगी, यानी इसे हम कहते हैं पाप पीड़ित, तो ऐसी अवस्था में भी ग्रह कोई बहुत सुंदर फल नहीं देता। राजयोग जरूर बनेगा, निर्माण होगा, उसका लाभ भी होगा, पर जो उसका कारकत्व है, जो उसके करने की सामर्थ्य है, वो खराब हो जाएगी, उसमें कमियां जरूर आएंगी। 14 नवंबर 1977 सुबह 6:25 दिल्ली का ये बर्थ है। इस कुंडली में इन 4 भावों में शुक्र, सूर्य और मंगल 3 ग्रह हैं। सूर्य का राजयोग नहीं बन रहा है, मंगल का नहीं बन रहा है, वो आप अब तक देखना सीख गए। तो शुक्र का राजयोग बन रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो इस शुक्र सूर्य के साथ बैठा है। पहली समस्या तो ये है कि ये सूर्य के साथ बैठा है। एक, मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 पड़ रही है। तो सूर्य के साथ बैठा है, 2 पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र के राजयोग का लाभ जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा, पर उसकी क्वालिटीज में कमियां आ जाएंगी। सेल्फ के लिए तो अच्छा होगा, यानी अपनी पर्सनल व्यक्तित्व के लिए तो बहुत अच्छा होगा, और एक टेक्निकल चीज है कि सूर्य का नीचभंग राजयोग भी बन रहा है, पर वैवाहिक जीवन के लिए तनावपूर्ण होगा क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है, क्योंकि 12वें घर में राहु बैठा। ये टेक्निकल चीज है। तो हमारे इस वीडियो का संबंध कहाँ तक था कि कोई ग्रह अगर राजयोग बनाए और उस पर पापी ग्रहों का हद से ज्यादा प्रभाव हो, यहाँ गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, 5वीं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ गुरु छठे घर और तीसरे घर का कंट्रोलर होने के कारण शुभ ग्रह नहीं है, तो इसकी दृष्टि भी शत्रु दृष्टि पड़ रही है। षष्ठेश होने के कारण ये पापी ग्रह, तो 3 ग्रहों की खराब दृष्टियां पड़ रही हैं। इस वजह से ये ग्रह, इस कुंडली में बनने वाला राजयोग बहुत अधिक शुभ फल नहीं दे सकता। नवांश में देख लेते हैं। नवांश में शुक्र अच्छी स्थिति में, केंद्र में है, कोई समस्या नहीं है। चलित में स्थितियां एज इट इज हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया, एज इट इज है। इस एग्जाम्पल में चलित कुंडली में संधि में जाने का प्रभाव बताने का प्रयास किया गया है। संधि में जाने का यानी
एक जन्म कुंडली जो दिखा रहे हैं, ग्रह राजयोग बना रहा है, नवांश में भी बहुत अच्छी स्थिति में है, पर संधि में चला गया, इसलिए उसका प्रभाव नगण्य हो गया, ना के बराबर हो गया, बल्कि कुछ बुरा प्रभाव ही देगा। इस कुंडली को देखिए, 1 जनवरी 1995, 11:20 सुबह, दिल्ली। अब इस कुंडली में एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहाँ मंगल है जो राजयोग नहीं बना रहा है। आप चाहो तो लिस्ट फिर से देख लो, ये रही। मंगल को 1 और 8 पे होना चाहिए था, नहीं है। गुरु को 9, 10, 4 पर होना चाहिए, नहीं है। शुक्र को 2, 7, 12 नहीं है, तो ये तीनों तो बना नहीं रहे। शनि 10 और 11 में से कहीं होता या 7 पर होता तो निश्चित रूप से यहाँ शनि का राजयोग बन गया। इसका नाम है शशक महायोग। ये स्थिति बहुत अच्छी है। अब इसी को नवांश में देखा तो ये नवांश में भी 11 नंबर पे ही है, जैसे यहाँ 11 पे है, नवांश में भी 11 पे है। इससे अब हम कहते हैं वर्गोत्तम नवांश। ये भी बहुत अलग विषय है, लेकिन बता दिया, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। पर अब एक होती है लग्न की डिग्रियां, और एक होती हैं ग्रह की डिग्रियां। जब हम चलित कुंडली बनाते हैं और इनका सीमा यहाँ से लेके यहाँ, ये भाव मध्य सीमा है, और अगर ग्रह की डिग्री इसके आसपास आती हैं तो इसे हम कहते हैं संधि में जाना। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, पर आप समझ लीजिए कि शनि यहाँ संधि में चला गया, यानी वो 12वें घर में भी नहीं है और पहले घर में भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जबरदस्त राजयोग बनने के बाद, वर्गोत्तम होने के बाद भी उसका फल तो जरूर प्राप्त होगा, पर उतना अधिक नहीं जितना अधिक हम उससे उम्मीद कर रहे हैं। यह आज का फाइनल एग्जाम्पल है जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी दोष इस कुंडली में लागू नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो ना के बराबर। तो शुद्ध रूप से बढ़िया राजयोग का निर्माण कैसे होता है, इसी विषय को देखने के लिए वीडियो बनाए। इसमें इस एग्जाम्पल में दो राजयोग का निर्माण हो रहा है, बृहस्पति का और बुध का, और शुद्ध रूप से ये राजयोग कैसे बनते हैं इसे एग्जाम्पल में आप देखिए। ये 15 जून 1972, 1:30 मुंबई की जन्म कुंडली है। इस कुंडली में गुरु का राजयोग बन रहा है, बुध का राजयोग बन रहा है, इसीलिए उसको रेड पेन से लिख दिया। शुक्र का राजयोग नहीं बन रहा है, मंगल का नहीं बन रहा, सूर्य का नहीं बन रहा है। अब ये जो गुरु का राजयोग और बुध का बना, बहुत अच्छे बने। नवांश में देखा तो गुरु अपनी उच्च राशि में चला गया, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए गुरु कहाँ है, अगर आप ध्यान दोगे तो गुरु उच्च राशि में, ये रहा। तो ये राजयोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। चलित कुंडली में भी उसकी स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, किसी तरह की कोई भी खराब योग नहीं लगा, तो बहुत ही अच्छा गुरु का राजयोग पूरे शुद्ध रूप से पूरे परिणाम देने वाला बना। अच्छा, इस पर एक दोष बना, केंद्र अधिपति दोष। वो एक सेपरेट फीचर है, वो लगेगा, लेकिन इसका भी अर्थ समझाऊंगा कभी, छोटा सा। अब बुध का राजयोग बना। बुध नवांश कुंडली में भी 10वें भाव में है और चलित कुंडली में भी इसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, शुक्र के साथ बैठा है, यहाँ भी शुक्र के साथ बैठा है, स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। तो इस जन्म कुंडली में ये जो दो राजयोग, हंस महायोग और भद्र महायोग बने, ये शुद्ध रूप से बने, इसमें किसी तरीके की कोई कमी, किसी तरह की कोई डिग्री का प्रॉब्लम, संधि का प्रॉब्लम, पाप प्रभाव का प्रॉब्लम नहीं आया, एकदम शुद्ध स्थितियां हैं। अब अगर बात आती है इस हिसाब से कि एक मंगल का यहाँ प्रभाव है, मंगल अष्टम और तीसरे भाव का स्वामी है, जो बुध को भी देख रहा है और गुरु को भी, लेकिन एक ग्रह के देखने का उतना प्रभाव नहीं आता कि राजयोग का असर ही प्राप्त ना हो, इसीलिए इसको हमने काउंट नहीं किया। तो ये एक बेहतरीन शुद्ध उदाहरण है ये देखने का कि राजयोग कैसे बनते हैं, उसका प्रभाव कैसे देखना चाहिए, प्रभाव का आकलन कैसे करना चाहिए। मुझे उम्मीद है अगर आपने पहला भाग इसका देखा होगा तो कम से कम ये समझना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा होगा कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। ये तो बड़ा सहज रूप से आपको समझ आ गया होगा। बाकी के जो 6 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उनमें से एक तो परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है कि कैसे राजयोग बनता है, 5 में मैंने
6 या 7 पॉइंट्स को समझाने का प्रयास किया है कि ऐसी स्थिति होने पर राजयोग का प्रभाव कम आता है। ये थोड़ा सा गूढ़ विषय है, थोड़ा सा भारी है। जो बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं उन्हें समझने में दिक्कत जरूर होगी, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कुंडली में देखेंगे, आराम से समझ में आएगा। इसी वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।